Hello student, this is Pankaj Zaman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start our next topic of the Transfer Property Act, that is the transfer by the ostensible owner. तो ये ostensible owners कौन होता है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या क्या फीचर होते हैं और क्या क्या इसके एक्सेप्शंस होते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि ये ओस्टेंसिबल ऑनर होता कौन है। देखिए मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉपर्टी है और उसके 3 वारिस हैं, ए बी सी, ए बी और सी वारिस हैं। तो उनको जो है प्रॉपर्टी में बराबर शेयर में बांटा जाएगा। ए को भी 1/3 मिलेगा, बी को भी 1/3 मिलेगा, सी को भी 1/3 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या ये सी है जो बी के शेयर को बेच सकता है? क्या ये बी जो है ए के शेयर को बेच सकता है? तो जनरली वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका अपना प्रेस्क्राइब शेयर है, उसी शेयर को वो आगे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो एक दूसरे के शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि जो ए और बी का जो शेयर है वो सी के पोजेशन में है, हालांकि जो मालिक जो है बी ही है, लेकिन उस पर खेती बाड़ी या कोई भी पोजेशन जो है वो सी का है। और सी जहाँ पे है अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को, बी की प्रॉपर्टी को भी ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो अब यहाँ पे देखिए बी ने खुद सी को इसका पोजेशन दिया हुआ है और सी अपनी और उसकी भी प्रॉपर्टी को सेल करता है और अच्छा खासा कंसिडरेशन ले आता है। तो अब यहाँ पे बी ये नहीं बोल सकता कि ये जो प्रॉपर्टी जो है उसने मेरी कंसेंट के बगैर बेच दी, क्योंकि इसका पोजेशन उसने सी को दे रखा था। अब आपको यहाँ पे लगेगा ये तो कहीं ना कहीं गलत है, बी की प्रॉपर्टी है, सी सेंड करके आ गया, क्या बात होगी, अभी उसके पास पोजेशन ही तो था। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लॉ जो है वो किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? वो यहाँ पे उस परचेज़र को, जिसने वो प्रॉपर्टी परचेज़ की है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसकी थोड़ी गलती थी यहाँ पे कि उसने तो जब सी ने प्रॉपर्टी सेल की अपनी और बी की, क्योंकि ये सी के पोजीशन में थी, तो उसने वो प्रॉपर्टी, उसको ये लगा कि सी ही प्रॉपर्टी का मालिक है और उस बी की यहाँ पे कंसेंट भी थी इस प्रॉपर्टी को पोजीशन पे देने की। तो यहाँ पे उसने सी को ही ऑनर मान लिया और सारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे परचेज़ कर ली। तो यहाँ पे अब उस अदर पर्सन की क्या गलती है, परचेज़र की क्या गलती है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट किया गया है वो अदर परचेज़र जो है, बायर जो है, उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे ये होता है ऑस्टेंसिबल ओनर, जो जिसका किसी प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं बनता है, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को किसी कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन क्या होता है कि उसके बदले में उसको कुछ मिलता है, कोई पैसा मिल गया, कुछ मिल गया, उस पर वो प्रॉपर्टी को बेच देता है। तो यहाँ पे जो उस प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, एक्चुअली ऑनर जो है, उस ट्रांजेक्शन को जो है नल और वॉइड नहीं करवा सकता, क्योंकि उसका पोजेशन जो था वो उसी पर्सन के पास था। तो इसको थोड़ा हम यहाँ पे समझते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इट इज़ वेल इस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ दैट नो वन कैन ट्रांसफर मोर देन एनी राइट ही हैज़। तो ये लॉ जो है बिल्कुल क्लियर है इस पर कि कोई भी पर्सन जो है अपने जितना उसका शेयर बनता है उससे ज़्यादा जो है किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। देखिए ट्रांसफ़र वर्ड यहाँ पे बार बार आता है, क्योंकि ट्रांसफर, आप प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, सेल भी कर सकते हैं, आप गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप मॉर्गेज भी कर सकते हैं, आप लीज भी कर सकते हैं। तो कोई वन ऑफ द मेथड आप ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके की ट्रांसफ़र यहाँ पे बात की जा रही है। द राइट हु आर नॉट पोजेस्ड बाय सम कैन नॉट बी ट्रांसफर। अगर किसी का किसी प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं है तो वो उसको ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी आर जॉइंट ऑनर द प्रॉपर्टी, ए बी सी प्रॉपर्टी के जॉइंट ऑनर हैं, एवरी वन हैज़ अ 1/3 शेयर इन द प्रॉपर्टी, नो वन कैन ट्रांसफर मोर देन, अपने शेयर से ज़्यादा वो किसी और शेयर को ट्रांसफ़र नहीं, जो शेयर उनका बना है वो उसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी दूसरे का शेयर जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र बाय द ऑस्टेंसिबल ऑनर। तो यहाँ पे सेक्शन 41 क्या बोल रहा है? एन एक्सेप्शन ऑफ द जनरल रूल अकॉर्डिंग टू इट, इफ़ एनी पर्सन इज ऑस्टेंसिबल ऑनर, अगर कोई पर्सन जो है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर है, मतलब किसी प्रॉपर्टी को बेच आता है, ही इज़ नॉट रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी बट इट अपेयर दैट ही इज़ ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। हालांकि वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है जो उसने ट्रांसफ़र की है, लेकिन ये लगता है कि वही ऑनर है क्योंकि पोजेशन उसके पास है। बाय इम्प्लीड कंसेंट और एक्सेप्शन ऑफ द एक्चुअल ऑनर, और उस प्रॉपर्टी पे उस जो एक्चुअल ऑनर है उसकी कंसेंट भी है, उसका एक्सप्रेशन भी है, और मतलब कि पोजेशन होगा तो इट मीन्स उसने उसको कंसेंट वहाँ पे दी है कि आप इस प्रॉपर्टी को होल्ड करो। तो कोई भी लेने वाला होगा उसको लगेगा कि पोजेशन इसका ही है, तो वो ले लेगा प्रॉपर्टी को। इफ़ सच पर्सन सेल्स द प्रॉपर्टी, अब ये पर्सन जो है इस सारी प्रॉपर्टी को जो है कंसिडरेशन के बदले में
पैसे के बदले में जब प्रॉपर्टी सेल होती है तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, देन सच सेलिंग विल नॉट वॉइडेबल, तो ये सेलिंग जो है वॉइडेबल नहीं होगी, वॉइड नहीं हो पाएगी, दैट बेसिस दैट द ऑस्टेंसिबल ओनर वाज नॉट द कॉम्पिटेंट टू सेल, कि ऑस्टेंसिबल ऑनर जो था वो प्रॉपर्टी को बेचने का हकदार नहीं था। तो ये लॉ यहाँ पे आपको बता रहा है। तो इट मीन्स जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है, जिसने जो प्रॉपर्टी को जो है गलत तरीके से विदाउट हैविंग अ राइट ऑन द प्रॉपर्टी, ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी जो है उसको सेल कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, या फिर उसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया है विद द कंसेंट, लेकिन कंसेंट वहाँ पे है क्योंकि पोजेशन उसके पास ही है, पोजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में हम इसको जो है ऑस्टेंसिबल ऑनर बोलेंगे। और यस, यहाँ पे उसकी जो ट्रांसफ़र होगी उसको वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करवाया जा सकता। इसके पीछे रीज़न मैं आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया गया है, उस बायर का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट किया गया है जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका कोई भी यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। तो वो क्यों उन चक्रों में पड़ा रहे। अब उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, बाद में जो है, और जो एक्चुअल ओनर बोलेगा ये राइट नहीं रखता था, तो वो उस पर केस कर देगा कि मेरी प्रॉपर्टी वापस दो, उसके बदले में तो वो पैसे दे चुका है। तो इस लिटिगेशन में एक बायर क्यों फंसे जिसकी वहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो इस प्रॉपर्टी को जो है जो है वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ट्रांसफ़र को वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। If the transferee or buyer tried with good faith that such ostensible owner was entitled to the transfer property। अब जो ट्रांसफरी कौन है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन है, जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ट्रांसफरी जिसको प्रॉपर्टी मिली, जो बायर है, उसका गुड फेथ ये है, उसको लगे, उसने जितना भी देखा उसको ये लगा कि जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है वो प्रॉपर्टी का मालिक है और प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। और दूसरा यहाँ पे है द ट्रांसफरी बायर द प्रॉपर्टी इन गुड फेथ, और यहाँ पे ट्रांसफर जो बायर है उसने गुड फेथ में खरीदी, मतलब उसको इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रॉपर्टी किसी और की है, तो उसने गुड फेथ में खरीदी है, उसने तो विश्वास पे जो है प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब उसके दिमाग में कोई चोर ना चल रहा हो। अब सेक्शन 41 की लैंग्वेज आप देखें तो आपने ऊपर भी पढ़ी, वेर एनी पर्सन इज ऑस्टेंसिबल ओनर सच प्रॉपर्टी बाय इम्प्लीड कंसेंट और एक्सप्रेशन और इंटरेस्टेड पर्सन इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफर इट फॉर द कंसिडरेशन। तो उस प्रॉपर्टी पे जो कि उसकी नहीं है, उस ट्रांसफ़र की एक इम्प्लीड कंसेंट है, एक्सप्रेशन के थ्रू भी हो सकती है, मतलब कि उसने उस प्रॉपर्टी को सेंड करने से या ट्रांसफ़र करने से नहीं रोका जो मालिक है एक्चुअली, और कभी भी वो उस प्रॉपर्टी पे गया ही नहीं, उस प्रॉपर्टी जो पोजेशन जो हमेशा ट्रांसफरर का ही रहा, तो ये मान ली जाएगी ये कंसेंट जो है वहाँ पे। हेयर द ट्रांसफर विल नॉट वॉइडेबल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर वाज नॉट ऑथराइज, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है उसको ट्रांसफ़र जो उसको वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता इस बेसिस पे कि वो ऑथराइज नहीं था उस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। ठीक है जी। अब द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बोनाफाइड परचेजर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया गया है, परचेजर का, ट्रांसफरी का। इट एक्सक्लूड द फ्रॉडुलेंटली एंड डिसीव ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू पिक्यूलेट मनी फ्रॉम द बोनाफाइड परचेजर बाय स्टिपुलेटिंग देमसेल्व्स एज ऑस्टेंसिबल ऑनर। तो यहाँ पे उस चीज़ को निकाला गया है जो कि अपने फ़ायदे के लिए प्रॉपर्टी को सेंड करना चाहता है। तो इट मीन्स कि अगर उसके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी ट्रांसफ़र के पास, और ना ही उसकी कोई कंसेंट थी, ना तो वो रिटर्न में थी, ना ही वो जो है वहाँ पे बाय कंडक्ट थी, और उसने सिर्फ जो है वहाँ पे धोखा देने के लिए, परचेजर को धोखा देने के लिए उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, उसको ये बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है, लेकिन एक्चुअल में ना तो उसकी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने की कोई कंसेंट थी, ना ही वो बाय कंडक्ट कंसेंट थी, ना वो रिटर्न में या ऑर्डर में कंसेंट थी, तो उस कंडीशन में भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। दिस सेक्शन अप्लाइज डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल and prevent such person by saying that the ostensible owner didn't have the right to transfer। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल भी अप्लाई होता है, जहाँ पे एक बार आपने कोई स्टेटमेंट दे दी तो बाद में आप मुकर नहीं सकते हैं। तो अगर आपने एक बार उस ट्रांसफरर को, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसको आप बोल रखा था कि ये पोजीशन आपका रहा, या उसको कंसेंट दे रखी थी, हालांकि वो प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, बस उसने एक कंसेंट दे रखी थी कि आप बेच सकते हो, तो उसके बाद वो फिर अपनी उस स्टेटमेंट से मुकर भी नहीं सकता। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉफल बोलते हैं, ये ध्यान में रखना आपको। तो इसेंशियल एलिमेंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे तक आपको ये समझ में आया होगा कि जो ऑस्टेंसिबल ऑनर है वो कौन है, जो प्रॉपर्टी को जो है उसका उस प्रॉपर्टी पे राइट नहीं है, वो उसको जो है सेल करके जो है उसको ट्रांसफ़र करके आ जाता है, लेकिन इसके पीछे उस जो मालिक की जो है वो कंसेंट होती है, या फिर वहाँ पे कंसेंट बाय कंडक्ट होती है,
तो फिर वो उस प्रॉपर्टी को सेल करके आता है तो वो ऑस्टेंसिबल ऑनर बन जाता है। और उस कंडीशन में उस हालांकि वो उसने कंसेंट देने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी जो है उसकी हो गई है, वो किसी को बेच दे। ऑरली में बोल सकता हूँ ये प्रॉपर्टी बेच देना, कि इसका मतलब ये थोड़ी कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए, वो उसका एक लीगल एजेंट होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी को सेंड कर सकता है। तो इस कंडीशन में अगर उसने उसको जो है एक जो है वहाँ पे कंसेंट दे रखी है बाय कंडक्ट, तो उस कंडीशन में फिर वो अगर वो प्रॉपर्टी को सेल करता है तो वहाँ से अब जो मालिक जो है, ओरिजिनल ऑनर जो है, वो मुकर नहीं सकता है। देखिए, द ट्रांसफ़र मस्ट बी ऑस्टेंसिबल ऑनर। सबसे पहली बात तो ट्रांसफ़र जो है वो एक ऑस्टेंसिबल ऑनर होना चाहिए। वो ऐसी प्रॉपर्टी को जो है सेल कर रहा है जो कि उसके कब्जे में है। देखिए, ऑस्टेंसिबल ऑनर मीन्स हु एक्चुअली पोजेस द प्रॉपर्टी एंड इट मस्ट अपेयर दैट ही इज़ द एक्चुअल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एक्चुअली ऑनर इज अनदर पर्सन, द ट्रांसफर प्रॉपर्टी ही इज़ नॉट अपेयर। देखिए, साफ लिखा हो यहाँ पे कि जो ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन होता है, जिसने प्रॉपर्टी को पोजेशन में रखा होता है, किसी और की प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में होती है और यही लगता है कि वही प्रॉपर्टी का मालिक है और उस प्रॉपर्टी को वो बेच देता है। देखिए, उसके बाद जो है देयर मस्ट बी ए प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअल ऑनर। लेकिन वो प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए? एक्चुअल ऑनर की होनी चाहिए और वहाँ पे एक्चुअल ऑनर की कंसेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए आपके सामने होगा अब द कंसेंट ऑफ एक्चुअल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी फॉर द यूज ऑफ एंड पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एक्चुअल ऑनर की यहाँ पे कंसेंट हो और वो कंपलसरी है कि वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है और उसको अपने पोजेशन में रख सकता है। ऑस्टेंसिबल ऑनर ने जो ऑनर की जो प्रॉपर्टी थी उसको उसके अपने अब उसके पोजेशन में है, वो उसको यूज़ कर रहा है और यहीं पे परचेजर को जो है यहाँ पे जो है धोखा लग जाता है कि एक्चुअल में वही प्रॉपर्टी का मालिक है और वो उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। सच कंसेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लीड। कंसेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लीड भी हो सकती है और मस्ट भी, लेकिन वो वॉलंटरी होनी चाहिए। जब उसने कंसेंट दी हो उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में लेने की या उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने की, उसने जो कंसेंट दी थी वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए दी थी या फिर उसको पोजेशन में रख, पोजेशन में होगी तो वो उसका यूज़ कर सकता है, इसके लिए दी। और लेकिन उसकी जो कंसेंट ली गई थी यूज़ करने के लिए, पोजेशन में रखने के लिए, वो विदाउट एनी टॉर्चर थी, फ्रॉडलिटी नहीं थी वहाँ पे, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं थी, अंडर इन्फ्लुएंस वहाँ पे नहीं थी। अब यहाँ पे जो है कंसेंट और लेकिन माइनर बच्चा को अगर कंसेंट देता है तो वैलिड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपको पता है माइनर की कंसेंट वैलिड नहीं होती है। अब यहाँ पे तीसरा कंसिडरेशन। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से कुछ कंसिडरेशन भी मिला है। इट इज़ ऑल्सो कंपल्सरी दैट द ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर मस्ट बी डन फॉर द कंसिडरेशन। ऐसे फ्री में नहीं या गिफ्ट में नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन भी मिलना चाहिए, मतलब समथिंग रिटर्न, कुछ पैसे या कुछ अमाउंट उसको मिला हो और वो अमाउंट उसने ओरिजिनल ओनर को दिया हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो आगे है आपके पास नेक्स्ट आपका रीजनबल केयर बाय द ट्रांसफर। अब यहाँ पे ट्रांसफर का रोल परचेजर का, परचेजर ने भी अपनी रीजनबल केयर, उसने देखा, उसको यही लगा कि यहाँ पे उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं था, उसको ये नहीं पता था कि वो एक्चुअल में ऑनर कौन है, तो उसको क्या माना जाएगा कि उसने रीजनबल केयर वहाँ पे की और उसने गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी खरीदी, किसी को कोई धोखा देने के पर्पज से नहीं खरीदी है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अगर कोई धोखा थोड़ा बहुत हुआ है तो वो ऑस्टेंसिबल ऑनर से हुआ है कि उसके पोजेशन में प्रॉपर्टी थी, वो उसको यूज़ कर रहा था और उसने जो है परचेजर को बेच दी। लेकिन जो ट्रांसफरी है, जिसने प्रॉपर्टी को खरीदा है, उसने रीजनेबल केयर, उसने अपने उसको लगा कि यही ऑनर है। और दूसरा है कि उसने जो है बोनाफाइड गुड इंटेंशंस में, बोनाफाइड में उसके दिमाग में कुछ और नहीं था, उस कंडीशन में प्रॉपर्टी को खरीदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट वाज डिसाइडेड बाय द कोलकाता हाई कोर्ट इफ बायर बायज फॉर कंसिडरेशन, कुछ दे के प्रॉपर्टी को खरीदता है, टेक्स रीजनेबल केयर, बट केयर भी रखता है कि ये प्रॉपर्टी पहले थोड़ी कोशिश भी करता है चेक करने की प्रॉपर्टी उसकी है भी या नहीं, और उसको ये लगता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, बट डजेंट एक्ट बोनाफाइड। अगर लेकिन उसके बाद वो बोनाफाइडली एक्ट नहीं करता, उसको पता चल जाता है, तो फिर ये सेक्शन 41 वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। मोतीलाल वसी विशाल लक्ष्मी का केस भी है। द हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट क्या बोल रही है? डिसाइड दैट इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रूव ऑल द फैक्ट ऑफ द गेट प्रॉफिट ऑफ द सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 का फ़ायदा लेने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट जो है बताना पड़ेगा, कि वहाँ पे कंसिडरेशन भी बताना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी पे ऐसा कंसिडरेशन जो दिया है मैंने, कुछ दे के जो प्रॉपर्टी जो खरीदी है, गुड इंटेंशन में खरीदी है और रीजनेबल केयर वहाँ पे थी, और वहाँ पे एक्ट बोनाफाइडली एक्ट भी वहाँ पे किया गया है।
तो ये आपके पास कुछ इसके पॉइंट जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन आपको क्लियर हुए होंगे। अब यहाँ से एक बात क्लियर है कि ऑस्टेंसिबल ऑनर जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है जो कि उसके पोजेशन में है, जिसका वो यूज़ कर रहा है, और जिस पर्सन को वो परचेज सेल कर रहा है जो कि परचेज़र है या ट्रांसफरी है, उसको इस प्रॉपर्टी पे किसका दावा है, कौन उसका ऑनर है, वो उसको पता नहीं है। वो जो है अपनी जो एक रीजनल केयर होती है, एक प्रूडेंट इंसान जो सोचता है, जो उसको लगता है कि प्रॉपर्टी इसकी, उसी बिहाफ पे खरीदता है। दूसरा, उसके दिमाग में कुछ और नहीं है कि उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी किसी और की है, वो अपने फ़ायदे के लिए उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है। ठीक है जी। अब तो इसके एक्सेप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक्सेप्शन फर्स्ट क्या है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई ऑन द मूवेबल प्रॉपर्टी पे ये रूल नहीं चलता है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी ज़्यादातर जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात करती है। सेकंड, दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ सेलिंग बाय द ऑक्शन। ऑक्शन नीलामी के केसेस में नहीं होता, कि नीलामी के केसेस में वहाँ पे जो है जो वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है कि उसकी जो है वहाँ पे कंसेंट होती है, तो वहाँ पे उसकी कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पे नीलामी जो ऑक्शन के मैटर जो होते हैं वहाँ पे ये ऑस्टेंसिबल रूल जो है नहीं चलता है वहाँ पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसकी वहाँ पे उसकी कंसेंट के बिना प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है। यहाँ पे उसके पोजेशन में है तो प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो, लेकिन वहाँ पे तो प्रॉपर कंसेंट लेनी पड़ती है। वो अपनी कंसेंट दे कि ये मेरी चीज़ जो है बेच दो, उसके बाद ही बेच सकते हैं। द डॉक्ट्रिन इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माइनर पर्सन। तो माइनॉरिटी के केसेस में ये रूल अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि माइनर जो पर्सन है वो प्रॉपर्टी को क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि जो ओरिजिनल ओनर वो अपनी कंसेंट दे उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने की या पोजेशन पे देता है उसको ट्रांसफरर को। तो यहाँ पे क्योंकि अगर वो माइनर है तो फिर माइनर की कंसेंट वैलिड ही नहीं मानी जाती। तो अगर किसी माइनर ने कंसेंट दी है वहाँ पे तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। द डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन कंडीशन ऑफ लीज पेंडिंग। जहाँ पे केस पेंडिंग पड़ा हुआ, आगे पढ़ेंगे अब लीज पेंडिंग क्या होता है। तो जहाँ पे कोर्ट पेंडिंग पड़ा हुआ वहाँ पे ये ऑस्टेंसिबल जो रूल है वो फॉलो नहीं होता है, वहाँ पे पार्टी की कंसेंट भी नहीं चलती है। आगे है द कोर्ट हैव ऑल्सो कंसिडर्ड द डॉक्ट्रिन नॉट एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ सेलिंग। तो कोर्ट भी जो है किसी केसेस में जो है सेलिंग पे रोक लगा सकती है, वो इसी के थ्रू होता है, लीज पेंडिस के थ्रू। तो ये आपने देखा कि ऑस्टेंसिबल ऑनर होता कौन है और किस कंडीशन में उसके थ्रू बेची हुई प्रॉपर्टी जो है उसको आप वाइड नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे परचेज़र के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो परचेज़र है, जो ट्रांसफरी है, उसने प्रॉपर्टी जो है जब खरीदी तो उसने ड्यू केयर वहाँ पे बरती हो। दूसरा, उसने बोनोफाइडली वो प्रॉपर्टी खरीदी हो, उसके दिमाग में कोई चोर नहीं होना चाहिए। और इसको उसको लिटिगेशन से बचाने के लिए अब यहाँ पे जो उसने प्रॉपर्टी सेंड की है, ट्रांसफ़र की है, उस पर कोई भी लिटिगेशन जो है नहीं हो सकती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसने जो है कंसेंट दी थी यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के पोजीशन की, और इसी चक्कर में जो है परचेजर यहाँ पे धोखा खा जाता है कि इसके पोजीशन में तो प्रॉपर्टी इसकी ही होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।